दैट इज थंडर ऑफ स्टॉर्म। तो इसका मतलब है कड़कड़ाहट, जो बादलों की गड़गड़ाहट है उसको क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म। तो इस चीज को लिखें, जिसके बारे में 7th में आपको एक चैप्टर में बता रहा हूं, जैसा आपकी बुक में लिखा कि ये क्यों अकर करता है। थंडर स्टॉर्म। सो व्हेन इन समर, जब समर का मौसम होगा तो क्या होगा बताइए? इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में सॉइल बिकम्स एक्सेसिव हॉट। गर्म हो जाएगी, जमीन गर्म हो जाती है कि नहीं? फिर क्या होगा बताइए? सॉइल बिकम्स हॉट एंड द एयर, जो इसके ऊपर की एयर होगी, इन कांटेक्ट विद इट, जो इसके ऊपर की हवा होगी ना, वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी, फैलेगी, एंड वो भी हॉट हो जाएगी। हॉट एयर राइजेस अप, वो हॉट हो जाएगी कि नहीं? yes, और हॉट एयर, गर्म चीज नीचे रहेगी कि गर्म चीज ऊपर उठती है? ठंडी चीज भारी होती है हमेशा। तो इस तरीके से जब तुम पानी गर्म करते हो किसी टम्बलर में या भगोने में या पतीले में, तो नीचे का गर्म पानी तुमने क्या उठते हुए देखा है ऊपर? तो नीचे का पानी गर्म है तो ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरीके से अपने आप ही तुम्हारा बर्तन, जो पानी का बर्तन है, पूरा गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। कोल्ड लिक्विड का नीचे जाना और हॉट लिक्विड का ऊपर जाना, इस तरीके से पूरे लिक्विड के गर्म हो जाने को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। अगर तुम यहाँ एक आयरन रॉड को गर्म करो तो क्या ये एंड भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा? yes, उसको क्या कहेंगे? कंडक्शन। हीट 3 तरीके से प्रोड्यूस होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सन से जो यहाँ हीट आई, रेडिएशन। उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बीच में वैक्यूम है, कोई पार्टिकल है कैसे ना यहाँ के बीच। एटमॉस्फेरिक बेल्ट तो अर्थ के आसपास है, बीच में 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर तक कुछ है क्या? तो जो हीट के उस प्रोसेस को, मोड ऑफ ट्रांसफर को, जिसमें वैक्यूम में भी वो ट्रेवल कर सकती है, उसको बताइए क्या कहते हैं? दैट इज रेडिएशन। अच्छा, वाटर में जो हीट का मूवमेंट होता है, ड्यू टू विच द कंप्लीट वाटर बॉडी बिकम्स हॉट, उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। और सॉलिड में व्हेन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन साइड टू अदर, आयुषी, उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। सही है। तो हीट के 3 मोड ऑफ ट्रांसफर देवव्रत क्या है? कंडक्शन, रेडिएशन। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, तो एयर इन कांटेक्ट विद इट बिकम्स हॉट। अगला सेंटेंस बताओ, शौर्य क्या होगा? बिकम्स हॉट। सृष्टि आगे का सेंटेंस बताओ। हाँ बोलो अदिति। And so to fill the gap between it, the cold. सो दिव्या, इसके आगे बताओ। अब वो हॉट हो गई तो क्या होगा? कोई मोड, 3 मोड बताएं, कुछ तो बोलो। सो श्रेया बोलो। सो हाँ बोलो। So the convection process may get. थोड़ा आप बताएं दिया। सो Radiation. हाँ, इट राइजेस अप। अब वो हॉट हो गई तो क्या होगी बोलो? जैसे पानी नहीं ऊपर उठता है, तो इसलिए क्या होगा? सो इट राइजेस अप। ये देखो, ये मान लीजिए सन की स्कॉर्चिंग हीट, कड़ी धूप इस पर पड़ी, तो इससे क्या हुआ? जो यहाँ की एयर है इसके ऊपर की, वो कहाँ जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो ये एयर का मूवमेंट है। अब इस एयर के मूवमेंट की वजह से कहीं दूर के कोई बादल हैं जो सी एरिया है, तो वहां के बादल क्या करेंगे? जब ये एयर राइजेस अप, एयर क्या हो रही है? राइजेस अप, और एयर बिकम्स हॉट। क्यों हॉट हो गई अर्पित? बोलो, क्यों हॉट हुई है? बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्ट विद हॉट सॉइल। तुमको मालूम है सॉइल या बालू इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर ये मकाई का दाना भी उससे पॉपकॉर्न बनाते हैं। सॉइल पे ही तो बनाते हैं, इधर उधर घुमाकर। तो सॉइल में अगर हीट दी जाए तो वो इतनी गर्म हो सकती है। तो ये सॉइल हॉट हो गई और उसकी वजह से एयर हॉट हो गई। और हॉट एयर क्या हुई? हॉट एयर बताओ डेंसर होती है कि रेयरर? डेंसर कैसे होगी? हॉट एयर, कोई चीज अगर फैल गई तो बताओ मकाई जब तक वो पॉपकॉर्न नहीं बन जाती, पहले डेंसर है कि बाद में?
बाद में रेयरर है, बाद में हल्की हो जाती है। जो जितनी कॉम्पैक्ट है, स्मॉल साइज में जितना ज्यादा मास हो वो चीज डेंसर कहलाती है। तो बताओ कूल एयर डेंसर है कि हॉट एयर? कूल एयर डेंसर है। तो ये जो हॉट एयर है ये हल्की हो गई, और हल्की चीज ऊपर जाएगी कि नीचे रहेगी? तो जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बताओ ये 60 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, लेकिन पानी 20 डिग्री पर ही रहता है। पानी को गर्म करना बहुत मुश्किल है। अगर खूब जलती हुई धूप हो, क्या तुम अपने गांव में पास की झील में जलती हुई धूप में भी कूद जाओगी? हाँ, तुमको ये यकीन है कि पानी गर्म नहीं हुआ होगा। तुमको मालूम है ये बात अच्छी तरीके से कि बगल की रेत चाहे कितनी भी गर्म क्यों ना हो गई हो, पानी को गर्म होने में घंटों लग जाते हैं। अब पूरी वाटर बॉडी को ऐसा नहीं कि 3 दिन की धूप से गर्म किया जा सकता। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए अगर यहाँ गर्मी है तो जो पास का समुद्र है या पास की जो रिवर है उसके पास फिर भी क्या ठंडक होगी? तो क्या उसके ऊपर की एयर फिर भी ठंडी होगी? तो जब ये एयर ऊपर गई तो क्या यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया? अगर यहाँ गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल खूब गर्मी पड़ रही है, हम तो नॉर्थ इंडिया में हमने आंधी आती देखी है, सब एक एक चीजें उड़ती है, खूब तेज आंधी आती है। तो वहां पर क्या होता है, जब भी गर्मी पड़ेगी तो आंधी आएगी, और आंधी के आने के बाद क्या होगा? आंधी के आने के साथ सिर्फ आंधी नहीं आएगी, क्योंकि जहां से ये हवाएं आ रही है देयर इज वाटर लेडन क्लाउड्स, उसके ऊपर पानी से लबालब भरे हुए काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, उस काले मेघा में पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से भारत में भी जब छोटा नागपुर के इलाके में, ये छोटा नागपुर है या फिर मालवा का पठार है, तो यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पर इस एरिया में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये रहा अफ्रीका, और ये अफ्रीका में ये मेडागास्कर, इसका नाम क्या है? तो जब यहाँ पर हवाएं ऊपर उठी तो क्या यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया? उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए from far, that is Madagascar, the water laden cloud travels and within 2 months they reach here. मई में कड़कती हुई धूप पड़ी, उसकी खबर इसको पड़ गई, अरे वहां चलो, वहां खाली जगह है, पहले सीट ऑक्युपाई करो। 2 महीने पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर आपको मालूम है 1 जून तक पहुंच जाते हैं, बारिश करते हैं, और फिर यहाँ तक आते आते राजस्थान 15 जुलाई तक आप पहुंच जाते हैं। थोड़ा चलने की दिन की रफ्तार है, और फिर यहाँ भी मानसून पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इस तरीके से होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि स्टॉर्म क्यों आते हैं? आजा, स्टॉर्म क्यों आते हैं? क्योंकि एक जगह पे जब ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो उधर की जो सॉइल होती है वो गर्म हो जाती है, उसके कारण जो एयर उनके कांटेक्ट में होता है वो भी गर्म हो जाते हैं, और वो ऊपर उठ जाते हैं, और नीचे स्पेस बन जाती है, लो प्रेशर जोन हो जाता है। तो फिर बहुत दूर से जो ठंडी एयर्स होती है वो उस साइड चली जाती है और अपने साथ बादल भी लेके जाती है। इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। जो नाउ द नियर बाई एयर comes to fill it. If air is coming from one side like this and from other side like this within a gap, then it forms bavanda. अगर एक यहाँ से आ रही है और इधर से भी आई और इधर से भी आई, तो क्या अगर ऐसे कोई है जिसमें मिक्सी में नहीं होता, पेन को भी घुमा दो तो एक कोई इधर से फोर्स लगा इधर, तो वो घूमने नहीं लगेगी हवा। तो वो आंधी भी आती है, आंधी आएगी, लेकिन कभी कभी बवंडर भी तो आ सकता है। अगर हवा ऐसे आएगी तो वो फिर आपसी में घूमने लग जाएगी, जो इधर वाली आई वो इधर से भरेगी, और जो इधर वाली आएगी, जैसे रेलवे वो नहीं होता रेलवे ट्रैक जहाँ पर वो क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ का ट्रैफिक इधर घुस जाता है, यहाँ का ट्रैफिक उधर घुस जाता है, वैसे बवंडर आ जाता नहीं हो जाता। तो फिर नाउ स्टॉर्म कम, कितनी बात तो तुमने सही बता दी। और समटाइम्स भी तुम कुछ बोलने वाली थी, अब तो एयर तो आ गई। समटाइम्स the hot air and the cold नहीं, air. अब वाटर लेडन क्लाउड्स की भी तो बात करो। So the sometime water laden cloud go towards it and इट रेन्स, it rains. ठीक है। तो स्टॉर्म कर सकता है, वाटर लेडन क्लाउड्स कम फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर। भाई एक ही तरफ चलने वाले थोड़ी ना कोलाइड करेंगे, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों में टक्कर होगी। एक ही तरफ से आने वाला क्या कोलाइड कर जाएगा? लेकिन अगर एक इधर से आ रहा है और एक इधर से, तो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? इधर दे, 2 सेंटेंस बोलो, तुम ही तेज हो, बोलो। Either they हाँ
Either they get burst and हाँ देखो ये बस्टिंग भी होती है कई बार. आइदर दे डिस्चार्ज, एक पॉजिटिव है निगेटिव है तो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, और कभी कभी दोनों ही निगेटिव हुए, क्योंकि एक लेवल पर ज्यादातर एक ही जैसा चार्ज होता है. मोस्टली क्लाउड्स आर निगेटिव, ठीक है. उसके ऊपर के लेवल पर पॉजिटिव है, ऐसा तुम्हारे फिगर में भी बना हुआ है. तो एक अगर निगेटिव होंगे देन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. दो कौन सी बातें बताई? accumulation of दो चीजें बताई. देखो अगर मान लो एक तरफ से प्लस आया क्लाउड और एक तरफ से माइनस आया तो वो क्या करेंगे? तब डिस्चार्ज हो जाएंगे, और तब तो डिस्चार्ज हो गए तब तो कोई बात ही नहीं. फिर भी उसको भी कहेंगे थंडर. जब इनका टकराना हुआ इसको क्या कहेंगे? थंडर. और अब कभी कभी दोनों ही निगेटिव होंगे तब उस समय क्या होगा आद्या? सर ये फिर एक्यूमुलेशन, यानी चार्ज का एकत्रित होना होगा. सो नाउ दिस इज सो मच चार्ज, इट कैन नॉट बी बियर्ड बाई. ये धारण नहीं किया जा सकता है इन बादलों के द्वारा, इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है. नाउ इट फाइंड्स द इजीएस्ट वे सो दैट इट कैन डिस्चार्ज टू अर्थ. या तो वे आपस में डिस्चार्ज हो लें और नहीं तो अर्थ पे डिस्चार्ज हो. इफ दे डिस्चार्ज टू अर्थ then it is called lightning. तब उसे क्या कहेंगे? इनका टकराना ही थंडर पैदा करता है. collision of clouds makes enormous sound, this is called thunder. और इसको कहेंगे थंडर स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म के समय में होने वाला कोलिजन, बादलों का कोलिजन, उनको थंडर कह देंगे कि नहीं? स्टॉर्म का मतलब आंधी, थंडर स्टॉर्म. और थंडर का मतलब बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की टक्कर. और स्टॉर्म तो जानते हो ना, देयर वाज ए स्टॉर्म, आंधी. सर जो नेगेटिव है वो आपस में कोलिजन कैसे करेंगे? वो तो रिपेल करते हैं तो एक साथ ही हो जाते हैं. दीज क्लाउड्स क्या है? दिस इज जैसे आपस में चल रहे हैं, दे आर हैविंग ए कंफर्टेबल डिस्टेंस. ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इनमें रिपल्सन तो होगा ही, लेकिन चूंकि वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, नाउ गेट एक्यूमुलेटेड, वो सभी एक बड़ा बादल बन जाएंगे, बड़े बादल का टुकड़ा. एंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, जैसे वे साथ साथ आ रहे थे और वो भी आ रहे हैं, तो इस जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है, नाउ इट इज सो मच चार्ज दैट इट कैन नॉट बी बॉर्न बाय इट. तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे धरती पे. हमने बताया था ना, ये क्यों होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. अर्थ में अगर ऊपर निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, और पॉजिटिव वहां रह जाएंगे, कैटायंस वो जो भी है पॉजिटिव फिर वो अट्रैक्ट करेंगे. ऐसा होता है. तो बोलो हॉट एयर राइजेस. इसके अगला सेंटेंस बताओ. नाउ रिया, नाउ cold air from एक लाइन और बोलनी है, वो लाइन नाउ now this area become low pressure zone. देखो सही से. नाउ लो प्रेशर जोन. इसकी नाउ लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड. हाँ, अगला सेंटेंस जैसा शौर्य ने बताया, क्या बताया था? बताइए शौर्य. करेक्ट, बोल दो निखिल, क्या बोला था उन्होंने? कोल्ड एयर. बताओ जस्मिता. नाउ कोल्ड एयर. अभी बताया, पूरी बात बताई ना आद्या ने. बताओ. नाउ टू फिल द गैप. ठीक है. नाउ जो भी कोल्ड एयर होगी, है ना, और साथ में क्लाउड भी तो एक तरीके के कंडेंस वाटर पार्टिकल्स हैं. तो कोल्ड एयर मूव्स टू दिस जोन, इस जोन पर आती है एट हाई स्पीड. किस स्पीड से आती है? हाँ, क्या बता रहे थे शौर्य? दिस इज कॉल्ड, बताओ बताओ, 25 मिनट से तुमको पढ़ा रहे हैं. हाँ, दिस इज कॉल्ड, बताओ रिया. नहीं, स्टॉर्म. इसे आंधी कहते हैं, ऊपर लिखा है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड स्टॉर्म. आल्सो, इसके अलावा सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं आती. अगला सेंटेंस का है ऑल्सो. Thunder also clouds सर हैवी. ये बता, वाटर लेवल, जल से लबालब भरे हुए घन. कितना बढ़िया बताया शौर्य ने. देखो ये होता है टैलेंट. सो ऑल्सो, कहाँ के हो बेटा? कौन से जिले के हो? इतना कैसे ज्ञान है तुम्हें? ऑल्सो
water laden clouds, ठीक है, move to this place. अब इसमें क्या होगा? Now these clouds collide with each other. These clouds collide with each other to produce large sound. To produce large sound. During this collision, उसके collision के साथ ही साथ lightning occurs. That is discharging of these their charges to ground occurs. ऐसा नहीं है कि जो थंडर स्टॉर्म हुआ है, थंडर स्टॉर्म इज ऑलवेज फॉलोड बाय लाइटनिंग, क्योंकि उनका जब चार्ज इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? धरती पे डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा? तो ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं है. थंडर स्टॉर्म इज ऑलवेज फॉलोड बाय लाइटनिंग. तो कभी कभी तुमने ये भी सुना होगा कि थंडर स्टॉर्म बाद में सुनाई पड़ता है और लाइटनिंग पहले दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि लाइटनिंग की स्पीड ज्यादा है और जो थंडर है साउंड की स्पीड तो 340 ही है और उसके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है. तो आप समझ गए ना वो कितनी तेज है लाइटनिंग की स्पीड. सन से यहाँ तक वो 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है सन की लाइट, जबकि 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है. बादल 1 ही किलोमीटर दूर है. तो आप समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से दे प्रोड्यूस लार्ज साउंड. देवव्रत इसके अगला सेंटेंस बताइए. This is called thunderstorm. अरे वाह, तुम तो पूरा समझ गए हो. दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म. थंडर स्टॉर्म. हाँ शौर्य अगला सेंटेंस बताओ. Then they get discharged from light. सही सही होता है ना सर? देखो अच्छा बता दिया. नाउ थंडर स्टॉर्म इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्चार्जिंग ऑफ दिस चार्जेस टू अर्थ, है ना? दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग. थंडर स्टॉर्म रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. जब ये क्लाउड्स एक साथ मिल जाएंगे तो क्या चार्ज बहुत सारा हो जाएगा? तो ये बहुत सारा चार्ज हो गया, इसको कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. दिस चार्ज get discharged to earth. This negative charge moves to earth by easiest path, following the easiest path. This is called this. ये तो इलेक्ट्रॉन ही है. moves to earth following easiest path. This kind of discharge is called. इस kind के discharge को क्या कहोगे बताओ? इसको लाइटनिंग कहेंगे. तो क्या लिख दें? थंडर स्टॉर्म यानी बादलों की गड़गड़ाहट. लिखा है कि नहीं? बादलों की. थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग. मयंक के सेंटेंस को पूरा करो. थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग. Thunderstorm and lightning cause. बताओ रिया क्या सेंटेंस बन सकता है? थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग अकर्स. ये दो ये करेक्ट बताएं. अकर्स साइमल्टेनियसली. ये साथ साथ होते हैं. सृष्टि ही बता सकती थी, मुझे मालूम था. तो जैसा सृष्टि ने हम सब लोगों को बताया उस चीज को लिखें. क्या बताया इन्होंने? बताओ. थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग अकर्स. अकर्स का मतलब होता है और साइमल्टेनियसली साथ साथ. साइमल्टेनियसली का मतलब आप जानते हो? साथ साथ होगा. ठीक है कि नहीं? इट अकर्स साइमल्टेनियसली. हाउएवर वी सी लाइटनिंग फर्स्ट and hear thunderstorm later due to
different speeds of lights and sound. However, we see lightning first and hear thunder. Thunder भी बोल सकते हो क्योंकि थंडर तो आंधी के साथ होता है, बस गड़गड़ाहट है. Later on, it is due to the reason. क्या रीजन हो सकता है अदिति? That Different speeds of light and Sound. sound. Because of different speed है. It is due to the reason that light travels very fast या faster than sound. Travels faster than sound. लेकिन ये बात अभी पूरी नहीं हुई है. During collision of clouds, the size of water particle grows, बढ़ जाता है. And now they cannot float in air anymore. अब वो हवा में और अधिक नहीं तैर सकते. So उनको- heavy rain occurs. तो इस चीज को कहते हैं जब वो पार्टिकल है हवा में, जो पार्टिकल है वाटर के, वो ग्रो अप हो जाए, बड़े बड़े हो जाए. नाउ दे ड्यू टू ग्रेविटी दे फॉल टुवर्ड्स अर्थ. सो इट इज कॉल्ड, जब चीजें बड़ी बड़ी हो जाएं और अपने वजन के साथ गिरने लगे, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लाउड्स. इसको क्या कहते हैं? Precipitation. रेन का दूसरा नाम पलक क्या है? प्रेसिपिटेशन, यानी जो पार्टिकल ग्रो हो गए. सो ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ क्लाउड्स क्या होगा बताओ? जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ग्रो अप हो जाएंगे एंड नाउ दे कैन नॉट फ्लोट एनी मोर इन एयर. अंडर ग्रेविटी दे फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ. बोलो श्रेया, इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड, क्या बोले? सही कहा तुमने. देखो, ड्यूरिंग थंडर जो वाटर है अभी वो ड्रॉपलेट है, वो छोटी है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉपलेट. ग्रोज एंड बिकम्स ड्रॉप ऑफ वाटर. अब ये क्या बन जाएगी? ड्रॉपलेट. अब क्या बन गई? बोलो. ड्रॉप हो गई. इट अंडर ग्रेविटी इट फॉल्स टुवर्ड अर्थ. इट इज कॉल्ड रेन और प्रेसिपिटेशन. इसलिए जब लाइटनिंग होगी तब क्या बारिश होगी या फिर कि नहीं होगी? होगी. सो अंडर ग्रेविटी this moves towards earth. It is called, इसे कहेंगे रेन और precipitation. When oppositely charged cloud collide with each other, then it is called bursting of cloud. तब उसको कहेंगे जैसे ऊपर से ही बकेट उड़ेल दियो. अगर अपोजिट चार्ज होगी, बादल का फटना किसे कहते हैं? When oppositely charged cloud. सेंटेंस पूरा करो. The oppositely charged cloud collide with each other. बताओ. Clouds. हाँ बोलो. Then bursting of clouds. करेक्ट. लिखो इस बात को. When oppositely, इसका मतलब है कहीं तुम झज्झर की तो नहीं हो, इतना अच्छा कैसे बता लेती है. ठीक है. When oppositely charged cloud, oppositely charged cloud collide with each other, तो क्या होगा? तो इतनी तेजी से, क्योंकि अपोजिट चार्ज तो बड़ी तेजी से अट्रैक्ट होगा, इतनी जल्दी ग्रो हो जाएगा साइज कि वो समझो ग्रो होके तुरंत ही गिर पड़ेगा. और जैसे अभी किसने बताया था कि निगेटिव पास नहीं आ सकते हैं, तो वो जस्ट एक्यूमुलेट होंगे. लेकिन इनके बीच का कोलिजन तुमने सोचा है, कल्पना की कैसे तेज होगा? बहुत तेज होगा ना. वही बात है ना. कोलाइड विद ईच अकर, जब एक दूसरे से करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ? Then this precipitation occurs at very large scale and water
बहुत तेज अमाउंट में गिर जाएगा तो ठीक है, विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड बस्टिंग ऑफ क्लाउड। हमने आपको इसका वीडियो दिखाया, इट इज कॉल्ड बस्टिंग ऑफ क्लाउड। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि क्या चीज होती होगी। लेकिन ये दिस इज नॉट द केस, वी हैव टू रीड अर्थक्वेक, तो हम इसे क्यों पढ़े नहीं। नाउ लेट अस कम टू अर्थक्वेक, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, लेट अस कम टू आवर मेन टॉपिक। ये तो जो पिछला टॉपिक है लाइटनिंग क्यों होती है, तो 7th और 8th को कोरिलेट कर दिया गया है कि थंडर क्या है, थंडर स्टॉर्म क्या है। आ जाओ, अभी थोड़ा आज 5:30 से हमने मेल कर दिया था मैसेज, क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी ना मेरी। चलो आगे देखें। सो अर्थक्वेक्स क्या होता है। वेरियस कंटिनेंट्स या 7 कंटिनेंट्स हैं जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो चाहे एशिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, दीज आर द वेरियस कंटिनेंट्स। दीज आर ऑन डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। ये सब किस पर हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पर हैं, विच आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आपस में क्या करती हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग। देखो वेरियस, वेरियस का मतलब 7 से समझिए। continents are on tectonic plates, वो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ है, ठीक है, which are continuously moving। When these tectonic plates collide with each other, आगे का सेंटेंस बोलो रिया। collide with each other, then यही है, shaking of earth takes place. then Shaking of earth, बिल्कुल सही, शेकिंग अच्छा बता दिया। शेकिंग ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। it lasts for very short time. हाँ, इट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एंड इट में अकर इंटरमिटेंटली। हो सकता है ये रुक रुक कर कई बार भी हो, एक बार नहीं होता, एक आया फिर थोड़ी देर फिर झटका आया, ऐसा भी तो हो सकता है। सो व्हेन दीस टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में वो रब भी कर सकती हैं। अब इतना तो नहीं है, दूर से नहीं है, अगली बगल होंगी, इतनी तेजी से थोड़ी ना मूव करती हैं कि चली रही नाव की तरह थोड़ी चले, रब विद ईच अदर। देन शेकिंग ऑफ, takes place। This is called, ठीक है, अर्थक्वेक। तो जब ये हिलता है, हमारी हट हिलती है, तो कितना हिल रही है, हो सकता है एक हमारे पास रिक्टर स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके ऊपर पेन लटका दिया गया है, और जब पेन ऐसे ऐसे हिलेगा तो जब ज्यादा हिलेगा, नीचे पेन चल रहा है, तो जब ये पेन लटक रहा है, ये समझो कागज है, तो अब ये हो सकता है कि पेन हिला तो यहाँ पर वो ऐसे ऐसे बना देगा, ऐसे हिलता रहेगा कि नहीं। तो अगर 1 2 3 4 5 6, इसको रिक्टर कहते हैं, रिक्टर स्केल। और इसको कहते हैं, जो पेन हिल रहा है पूरे पूरे सिस्टम को कहते हैं सीज्मोग्राफ। जो उसको एक मशीन होती है ना, तो सीज्मिक जोन क्या होता है दिया हुआ ना, तो देखो पेन बना भी है, बताना। हाँ बना ये देखो, वो पेन इस ड्रम में हिल रहा है, तो उसके हिलने से अगर ये 7 तक चला गया तो क्या कितने का बताएंगे, 7 का होगा, देन इट इज वेरी कैटास्ट्रोफिक, इट इज, ये बहुत विनाशकारी हो जाता है। अगर 7 तक पहुंच जाए, अगर 4 तक होगा तब इतना नुकसान नहीं, पंखा हिल जाएगा, लेकिन अगर 5 से ऊपर होने लगता है तो दीवारों में क्रैक आ जाएगा, और 7 तक होगा तो दीवारें गिर जाएंगी, ठीक है। जैसे भुज में आया था, ऐसे कई जगह जम्मू एंड कश्मीर में
जम्मू में किसी जगह पे आया था, तो अभी लिखा है बुक में, पढ़ के बताएंगे। तो ये क्या बताइए, इस स्केल को क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। और इस पूरा जो ड्रम के साथ पेन का सिस्टम है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये जो स्केल बना है 1 2 3, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 है। तो इस स्केल का क्या नाम है, रिक्टर। और जो आपकी बुक में बना हुआ है कि एक पेन इस पे लटका दिया और पेन लटकने के बाद स्ट्रिंग पे, दिस इज, ये पेन है। तो पेन अब ड्रम में कुछ ना कुछ बनाता रहेगा, ड्रम कंटिन्यूअसली मूव करेगा, इस पर जो मूवमेंट होगा उसको नोट किया जाएगा और ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। और इसमें बहुत सारा वही जो स्केल है वो इस पे बना दिया है। दिस इज मूविंग ड्रम और दिस इज पेन। तो पेन हिलता रहेगा और ये ड्रम यहाँ नीचे इसमें लगा हुआ है। तो दिस इज द बेस। इस बेस पर या इस सिस्टम पर ये ड्रम मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तभी तो इस पर पेन बनेगा, ऐसे इसका मूवमेंट है। ठीक है, इस चीज को क्या कहेंगे, सीस्मोग्राफ। सर रेक्टर स्केल की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं। क्या बताओ सर RIC लिखा है, CH CH है, देखो RICH, DER। रिक्टर स्केल। ठीक है, दिस इज रिक्टर स्केल हो गया। हो सकता है किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो रिक्टर, अदरवाइज इसका कोई और एटिमोलॉजी नहीं, अभी देख लेंगे। तो रिक्टर स्केल है और इसको ये भी देख लेंगे कैसे मैपिंग करता है, इसका वीडियो भी देख लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब जरा देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मे वेरी फ्रॉम 1 to 8 और 9 तक भी आ सकता है। इफ इट इज मोर देन 7, इसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता कम या ज्यादा भी हो सकती है। इफ इट इज मोर देन 5 देन इट इज डिवास्टेटिंग एंड कैटास्ट्रोफिक। ये बहुत विनाशकारी और जानलेवा हो सकता है। अब जरा देखो, तुमने कभी ऐसा किया कि मतलब पानी की बाल्टी हिला दी हो खरी, वैसा किया, ऐसा करो, कर लो, बाल्टी की पानी भरी है तो क्या ऐसे में पानी छलक जाएगा किनारे किनारे से। तो अगर मान लो तुमने ऐसे का अर्थ में आया जहां हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या समुद्र के नीचे भी सी बेड है, अगर वहां पर आ गया तो वहां तो पानी हिलने लगेगा और वो कितने कितने मीटर उछल जाएगा, 10-10 मीटर भी उछल जाएगा। ये 3 मीटर है, सोचो 10 मीटर उछले तो 3 मकान को डुबो ले जाए। तो ऐसे में क्या होगा बताओ, इफ इट इज सो इट इज फॉलोड बाय सुनामी, तब क्या होगा बताओ, पूरी बात समझो। व्हेन दिस इज earthquake occurs at seabed, then water, ये क्या होगा बताओ, वॉबल्स। वाटर क्या करेगा, वॉबल करेगा, ऊपर नीचे होगा और उससे 10 मीटर 15 मीटर की भी सुनामी आती। बात समझ आ गई। लिखो इस बात को। सर जो ड्रम वाला जो सीस्मोग्राफ होता है वो तो बस एक मतलब एक लिमिट तक ही होगा, उसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा जो उसके पेपर्स पे बना पेपर में लिमिट तक तो हमें पता चल जाएगा। और ये क्या है, पेपर उसमें रोल है 10 मीटर 20 मीटर का, खींच के निकालते रहो। अच्छा जब हाँ, ये नहीं, ये तो पेपर लिपटा हुआ है, पेपर निकलता जाएगा। और उसी तरह अभी दिखाएंगे। तो देख लो सीस्मोग्राफ ये कैसे काम करता है, तो तुम्हें पूरी बात पता चल जाएगी। उसमें सीस्मोग्राफ लिखा हुआ है, केमिकल का, तो सीस्मोग्राफ चलिए तो
3 एक्शन के नाम चाहिए। कौन? एक तो लक्षिता नहीं आई, लक्षिता मैम। नाउ सीस्मोग्राफ, ये कैसे काम करता है, कुछ रियल के भी देख लो पहले। ये पेन है ऊपर, इसमें पेंसिल डाल दी, ये देखो, और ये ऐसे, ये अभी सीधे सीधे चल रहा है, ये अगर हिलाओगे तो ऐसे से नहीं करेगा, है? तो वो कितना होगा उसको हम मेजर कर लेंगे। ये देखो, इसको हिलाने लगो, है ना? देखो ये जो है ना, दैट इज वेव रिकॉर्ड। इसके ऊपर सारी की सारी वेव्स जो होती है ना बेटा, उनको रिकॉर्ड की जाती है। अभी जो मेरा हाथ है जो आपको दिखाई दे रहा, ये हाथ इस पेंडुलम की तरह काम करता है। अब जैसे ही अर्थक्वेक बढ़ा है, वो तो अपने हाथ से कर रहा है, लेकिन ये पेन तो हिलेगा भी ना। इस टाइप से ये काम करता है पेंडुलम। इसमें आपने नोट किया है कि ये देखो, ऐसे मान लो हिलने लग गया, मतलब बिल्डिंग दिखा रहे हैं। Do you know how a seismograph works? भाई साहब, यह लड़का बस इतना ही दिखाया गया, और एक ऊपर देख लो बस, वो तो मैग्नेट पर पता चल गया ना आपको कैसे। इसी तरीके से एक बेसिक और है। Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? ये खुद बना रहा है एक सीस्मोग्राफ अपने हाथ से। चलो कोई बात नहीं, इसको बनाने तो थोड़ा आगे बढ़ जाए, कैसे बना रहा है। तो इसने ही बना लिया, अब ये ड्रम की तरह काम करेगा। पेश कर लिया, और आगे बढ़ा, इसने इस पे पेपर रोल कर लिया, है ना? पेपर रोल कर लिया कुछ, देखो एक पैर किसी चीज पे लटकाएगा, तो वो स्प्रिंग इसलिए कि पेपर जब हट जाए ऐसा ना हो पेपर पे ही वो बनाए। स्प्रिंग से पुश रहेगा तो पेपर पे बनाएगा ना ऐसा। और आगे देखो क्या होगा लास्ट में। तो इसने क्या किया, स्प्रिंग से लटका दिया, ऐसे किया कि नहीं, और उसे वो मशीन से सिर्फ घूमेगा। मोटर नहीं आती जैसे छोटी छोटी तुम लोग नहीं बाजार में इस्तेमाल करते हो, तो ये इस तरीके की मोटर है। ये नामा उससे 10 रुपए की मिल जाएगी। तो ये इस मोटर में अगर हम एक सेल लगा देंगे, ये घूमने लगता है, देखो ये घूम जाए तो व्हाइट कलर आ जाए। 7 कलर से तो व्हाइट लगता है। ये तो बात हो गई कि हाउ सीस्मोग्राफ वर्क्स। तो एक बेसिक उसने बता दिया, कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें पता चल गया ना कि क्या हो रहा है। बस मोटर घूमती रहेगी, वो उस पे चलता है। चलो ओके, नाउ अब देखिए कि यहाँ पर मेजर अर्थक्वेक हमारे यहाँ उरी में 2005 में हुआ, और 26 जनवरी 2001 में भुज में हुआ। तो दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। व्हेन अर्थक्वेक अकर्स एट सी बेड, तो प्रीतिका बोलो तब इसे क्या कहेंगे? बता के बोलो चश्मिता। सही। व्हेन अर्थक्वेक occurs at seabed, then जो waves होंगी ना, सी waves, so at the coastal area
it rises up to 10 meters and high and it brings tsunami. अगर बीच में बकेट हिलाओ तो पानी कितना छलकेगा नहीं. Then जो waves होंगी, water waves. सर इसे बंद कर दीजिए. Okay, then water waves rises. कितना राइज करेगी बताओ? Up to 10 meters. And high, ठीक है. So rises 10 meter high or more. This is called tsunami. इसको कहेंगे tsunami. It is frequent at Japan. तो जापान में frequent है और सब जगह भी आता है. So it is very catastrophic. ये क्या चीज है बताओ? कितने रुपए हैं? कितना? कितने रुपए तुम्हारे हाथ में? हमें रुपए दिखे. चलो. सर जापान में तो अर्थक्वेक्स आते हैं. अर्थक्वेक्स भी आएगा, सुनामी भी खूब है. ये जो सुनामी नाम है ये जापानी नाम ही है. मतलब अर्थक्वेक्स आते हैं लेकिन ये सुनामी नाम है ना. तुमको मालूम है ये जो जहां पर ये देखो ये क्या है बताओ? दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. इससे इतनी ही दूर पर है बस जापान. ये एशिया यहीं शुरू हो जाएगा. तुम्हें यहाँ दिखाया जाता है लेकिन अर्थ को गोल करो तो तुम गोल करोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल पास पास है, ज्यादा दूर नहीं है. ये जापान हो गया, देख लो. ये जापान है और ये अमेरिका. देख लो ये अमेरिका और ये क्या है? तो इसने यहाँ से बम गिराया था, परमाणु बम 45 में, और यहाँ आके गिरा. इसको यहाँ से गिराना पड़ा था बस. ये यहाँ से गिराया था अमेरिका में. अमेरिका नहीं तो गिराया था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में. तो यहाँ से गिरा, इस पे गिर गया. इतने दूर तक गया. दूर तक थोड़ा ये नाव से चल के आगे स्टीमर से फिर गिरा दिया. तो अब समझ में आ गया कि नहीं? तो यहीं पर इसी ओशन में, दिस इज पैसिफिक ओशन में. तो ये जब गिराया तो इसमें क्या हुआ? नागासाकी और हिरोशिमा में दोनों जगह 1 लाख और 1.5 लाख लोग मारे गए. ठीक है. ये वक्त भी देखा है, ये जज्ब भी देखा है. वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. आज भी वहां पर बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं जबकि इस घटना को बीते हुए 60 और 20, 70, 75 साल हो गए. तो उसके रेडिएशन अभी भी इतने खतरनाक. यानी अभी वहाँ 15% आबादी ऐसी है कि जो अभी भी हैंडीकैप्ड है या इस वो मतलब डिफरेंटली वो कैपेबल, इनेबल्ड है ऐसी. तो अभी तक उसका रेडिएशन. तो ये मतलब वहाँ पे हुआ था ये बॉम्ब ब्लास्ट, तो उससे क्यों ऐसे हो रहा है? वही रेडिएशंस हैं जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होते हैं. सो दीज आर वेरी हार्मफुल टू बॉडी. तो वो रेडिएशंस तो बने हुए हैं. ठीक है कि नहीं? इतनी बात तो मैं समझ में आ गई. दिस इज कॉल्ड सुनामी. इट कॉजेज वॉबलिंग ऑफ. इससे क्या होता है बताओ? वॉबलिंग किसकी होती है? ठीक है. दिस कॉजेज, ठीक है, बहुत एट हायर स्केल डिवास्टेशन. इसके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर विनाश होता है. कोस्टल एरिया में पानी आया, तुम ये देख लो सुनामी में क्या होता है. तो जरा आप देखें तो पता चल जाए कि इसकी रीड लाइन आपके में है. इफेक्ट ऑफ सुनामी देख लो कितना खतरनाक दिखाया गया. ये देखो, देखो हम दिखाएंगे कितना ऊंचा पानी है. तुम देख रहे हो अभी तो पहले यहाँ पता नहीं चल रहा है लेकिन. This is the effects of the 10 मीटर हायर सुनामी. तो अब ये जैसे देखो, तुम ये देखो कि कितना सुनामी का इफेक्ट होता है. चाहे इसने एनिमेशन से क्यों नहीं दिखाया. ये जैसे वाटर उठा, ये अर्थक्वेक है. अब सोचो अगर ये आएगा किनारे, ये तो 5 मीटर है, ये 10 मीटर हो गई, 24 मीटर, 24 मीटर की आएगी तो क्या करेगी बताओ? 30 मीटर इंडियन ओशन में आई थी सुनामी. सब ईयर लिख रहा है 2004 में अंडमान निकोबार में. ये कहाँ पे आई थी सुनामी? तोहोकू में. ये जापान में है. कितने मीटर की? 40 मीटर की. 1883 में 46 मीटर की. ये कहाँ पे आई है?
सोचो 46 मीटर, 50 मीटर का मतलब तुम समझते हो 20 मंजिल आ गया, 20 मंजिल तक के लोग मर गए। 36 में 70 मीटर, कितनी मंजिल हो गई? 3 मीटर की एक मंजिल है, और 70 मीटर कितने मंजिल खा जाएगा? 100 मीटर, 33 फ्लोर तक खा जाएगा। ये भी आ चुका है, 130 मीटर की भी आ चुकी है। तो वो तो कितनी आगे जाएगी, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहाँ समझो एफिल टावर से भी ऊंची सुनामी। सो इट इज वेरी डिवास्टेटिंग। 250 मीटर की भी आ चुकी है 1963। ये अब देखो, अगर होता बुर्ज खलीफा के बराबर आएगी, कुछ बचेंगे नीचे वाले। ये आ जाए यहाँ पे 520 मीटर। ऐसा वाटर अगर आएगा बस वो चला जाएगा, लेकिन काम कर जाएगा अपना। हो गया? कितनी तेज स्पीड में सुनामी आती है। सो इट इज वेरी डिवास्टेटिंग। देखो लाइव वीडियोस ऑफ सुनामी। All across northern तो Japan, आसपास के they एरिया felt में पहले क्या होगा? a सी में आया है, ये सब magnitude earthquake आया। 5.0 earthquake on March 11, 2011. It was centered about 80 Tokyo. miles offshore, and ये देखो tsunami यहाँ पे वाटर में है, इसको क्या कहेंगे? in coastal cities. People knew what to do next. एपिसेंटर या मतलब सीस्मिक जोन, जो भूकंप संवेदनशील केंद्र है। सीस्मिक जोन हो गया, इट इज द एपिसेंटर। तो यहाँ से जब उठा तो फिर यहीं से वॉबलिंग ऑफ वाटर स्टार्ट हो गई, और वाटर की वॉबलिंग हो गई, फिर क्या होगा? Right to higher ground. ये देखो It's from these vantage points अब ये पानी आया, इसमें क्या हुआ बताओ? पूरे शहर को बहा ले गया, सब कार बह रही हैं। In Casanuma, people retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror सिर्फ as rooftop पे ही tsunami बस जा inundated सके। the city, knocking पूरा buildings to the city rubble बह रहा है। and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and content. ये सब सिटी के हाल ये बहुत ऊंचे पे हैं। देखो Seawater कहाँ, गलियों में cascaded देखो, from sea walls and in the cities. अभी तो पानी आ रहा This है। video shows the water rushing देख over रहे हैं the आप? 18-foot seawall in the 18 फीट का है Kawanishu सिर्फ, city. जबकि The सिर्फ seawall 18 here फीट was है, the 3 world's मंजिल। deepest and largest, 3 इंच है but मंजिल। not enough for the magnitude of the March 11 तो आप disaster. देख रहे हैं सिटी It में was कैसे the आना largest बनाना। quake ever known in Japan and one of the 5 largest recorded in the world. देखो More बिल्डिंग than कैसे कोलैप्स हो रही है, आप देख रहे हैं? 20,000 confirmed अभी dead. धीरे धीरे कोलैप्स होंगी बिल्डिंग। When two tectonic plates push together under the 18 sea, मीटर, ये the देखो resulting यहीं पे ही होगा। enormous burst of टेक्टोनिक energy प्लेट्स लाइक थी है, इधर देखो, displaced यहीं पे enormous एपिसेंटर होगा। quantities of water. सिर्फ टेक्टोनिक Leaping up प्लेट के the स्लाइड boat, करने a से। series of waves expands in all directions. In deep water, these waves travel fast, up to 500. अब देखो इससे क्या पता चल रहा है? This causes large devastation. इसकी वजह से क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। Large devastation. Now, अब देखो कुछ चीजें हैं तो हम ये देख सकते हैं, ये बता सकती है जस्मिता, भारत में सुनामी कहाँ आया और अर्थक्वेक कहाँ आया? 2 चीज बताओ। सर अर्थक्वेक तो गुजरात में है, हाँ ठीक है, भुज में। और सुनामी कहाँ आया? ओडिशा में और केरला में या फिर अंडमान निकोबार में। केरला में ऐसा 1 लाख पीपल मर गए थे। हाँ, वो भी देख लेंगे। तो अब यहाँ देख लीजिए, ऑन 8 अक्टूबर 2005, सर इंडियन ओशियन में आया था 2004 में। देखो ये बता नहीं है, ये जानकारी नोट कर लो। इन पुरी J&K में दिस earthquake has occurred. अच्छा, ये earthquake का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, तो हम पहले से इसका नहीं पता लगा सकते। सर जब वो आएगी जब आएगा तभी हो सकता है। और ऑन दैट इज
26 जनवरी जब हम लोग परेड देख रहे थे उस समय 1 लाख लोग मर गए थे। तो 26 दिसंबर जनवरी में भी लिखो, 26 जनवरी, ये हमारे सामने की बात है, इन भुज, ठीक है, जो गुजरात में है। तो अर्थक्वेक अकर्ड, उसी टाइम आया था जिस समय परेड चल रही थी, उसी समय नीचे न्यूज आ रही थी कि बहुत बड़ी स्थिति का earthquake। समझ में आएगा? इतना ही रखिए, फिर आगे